ननद ने मांगा भाई की संपत्ति में हिस्सा। फिर भाई ने सिखाया जिंदगी भर का सबक। ननद ने अपने भाई के घर आकर उसकी पत्नी का जीना हराम कर दिया और आधी संपत्ति पर अपना हक जताया। लेकिन जब भाई ने जायदाद के असली कागजात सामने रखे तो ननद और उसके लालची पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। देवेंद्र एक ऐसा इंसान था जिसने जीवन के हर कड़े हुए घूंट को बहुत ही कम उम्र में पी लिया था। जब वह केवल 22 वर्ष का था तब उसके सिर से पिता का साया उठ गया था। पिता अपने पीछे केवल एक छोटा सा कच्चा मकान और बाजार के साहूकारों का एक बहुत बद्दा कर्ज छोड़ गए थे। देवेंद्र की एक छोटी बहन थी मालती, जिसके विवाह की चिंता ने देवेंद्र को रातों की नींदें भुला दी थीं। देवेंद्र ने दिन रात एक करके पसीना बहाकर अपनी बहन मालती का विवाह सुरेश नाम के एक खाते पीते घर के लड इचके से कर दिया था। विवाह के बाद मालती अपने ससुराल में इतनी मग्न हो गई कि उसने मुद्दे कर कभी अपने भाई की सुध नहीं ली। कुछ वर्षों बाद देवेंद्र का विवाह नंदिनी से हुआ। नंदिनी एक बेहद ही संस्कारी, शांत और त्याग की मूरत थी। जब नंदिनी इस घर में आई तब देवेंद्र के पास उसे पहनाने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं थे। घर में कई बार केवल एक समय का चूल्हा जलता था, लेकिन नंदिनी ने कभी कोई शिकायत नहीं की। उसने अपने मायके से मिले सारे गहने देवेंद्र के हाथों में रख दिए ताकि वह बाजार में अपना कपड़े का एक छोटा सा व्यापार शुरू कर सके। नंदिनी की तपस्या और देवेंद्र की अटूट मेहनत रंग लाई। 15 सालों के कठोर संघर्ष के बाद वह छोटा सा व्यापार एक बहुत बड़े कपड़े के कारखाने में बदल गया। देवेंद्र ने शहर के सबसे महंगे इलाके में एक बहुत बड़ी हवेली बनवाई। आज देवेंद्र के पास नौकर चाकर, गादियां और बेशुमार दौलत थी, लेकिन उसने और नंदिनी ने अपनी जमीन और अपने संस्कारों को कभी नहीं छोड़ा। जब मालती को अपने भाई की इस अपार सफलता और संपत्ति के बारे में पता चला तो उसके और उसके पति सुरेश के मन में लालच का एक बहुत बड़ा बीज फूट पड़ा। मालती ने तुरंत अपने पति के साथ देवेंद्र की नई हवेली में आने का कार्यक्रम बना लिया। जब मालती हवेली में दाखिल हुई तो उस विशाल घर की चकाचौंध देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने घर के सबसे बड़े और वातानुकूलित कमरे पर अपना कब्जा जमा लिया। आते ही मालती ने नंदिनी पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। नंदिनी, मेरे और तुम्हारे जीजा जी के लिए जल्दी से काजू बादाम वाला दूध लेकर आओ। और हाँ, रात के भोजन में 4 तरह की मिठाइयाँ और शाही पनीर होना चाहिए। आखिर हम अपने पिता के घर आए हैं, कोई मेहमान तो डी है। नंदिनी मुस्कुराते हुए सारा काम करती रही, लेकिन मालती का व्यवहार दिन प्रतिदिन और अधिक कड़वा और चुभने वाला होता गया। वह बात बात पर नंदिनी को नीचा दिखाती। एक दिन जब नंदिनी अपनी एक कीमती रेशमी साड़ी पहनकर किसी पूजा में जाने के लिए तैयार हो रही थी, तब मालती वहां आ गई और अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोली, भाभी, ये जो लाखों के गहने और कीमती साड़ियां पहनकर तुम इस घर की महारानी बनी बैठी हो, इस पर ज्यादा गुमान मत करना। ये सब दौलत मेरे पिता और मेरे भाई के खून पसीने की कमाई है। मैं इस घर की खून हूं, इस घर की असली बेटी हूं। मेरा इस घर की हर सुख सुविधा और इस सारी संपत्ति पर तुमसे कहीं ज्यादा अधिकार है। तुम तो बस एक बाहरी औरत हो जो इस घर में ब्याह कर आई हो। नंदिनी के हृदय को ये शब्द किसी नुकीले तीर की तरह लगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने पति देवेंद्र को यह बात नहीं बताई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते में दरार आए। दोस्तों, एक स्त्री जब किसी घर में ब्याह कर आती है तो वह उस घर को अपना मंदिर मान लेती है। वह अपना खून सुखाकर उस घर की नींव को मजबूत करती है, लेकिन विडंबना देखिए कि अक्सर उसी स्त्री को उस घर में एक बाहरी इंसान होने का ताना दिया जाता है। बहन का अपने भाई पर पूरा अधिकार होता है, लेकिन जब उस अधिकार की जगह लालच और अहंकार ले लेता है तो रिश्ते जहर बन जाते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि पति के हर सुख दुख में साथ खड़ी रहने वाली पत्नी ही उसकी संपत्ति की असली हकदार है और आप ऐसी ही सच्ची पारिवारिक कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया बिना एक पल गंवाए हमारे इस चैनल वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। वर्मा स्टोरीज परिवार का हिस्सा बने और इस कहानी की गहराई में उतरें। दिन बीतते गए और मालती की हिम्मत और भी बढ़ती गई।
अब उसने घर के नौकरों को भी यह जताना शुरू कर दिया था कि वह ही इस घर की असली मालकिन है। एक दिन हवेली में देवेंद्र ने सत्यनारायण भगवान की एक बहुत बड़ी पूजा रखी थी, जिसमें शहर के कई बड़े लोग और सारे रिश्तेदार आमंत्रित थे। पूजा समाप्त होने के बाद जब सभी लोग दालान में बैठे थे, तभी मालती अपने पति सुरेश के साथ वहां आई और उसने पूरे परिवार के सामने एक ऐसा तमाशा खद्दा कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मालती ने ऊंची आवाज में देवेंद्र से कहा, भैया, आज जब सारे सगे संबंधी यहां मौजूद हैं तो मैं अपना एक हक मांगना चाहती हूं। अब तुम्हारे पास करोड़ों की जायदाद है, कारखाने हैं और यह आलीशान हवेली है। पिताजी का खून मेरी रगों में भी दौड़ता है। मैं उनकी संतान हूं। मुझे भी अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करना है। इसलिए मुझे इस नए मकान और तुम्हारे इस व्यापार में मेरा आधा हिस्सा, मेरा कानूनी हक चाहिए। यह सुनते ही पूरे दालान में सन्नाटा छा गया। नंदिनी घबराकर देवेंद्र की तरफ देखने लगी। रिश्तेदार कानाफूसी करने लगे। मालती के पति सुरेश ने भी अपनी पत्नी का साथ देते हुए कहा, देवेंद्र बाबू, मालती बिल्कुल सही कह रही है। आज के नए कानून के हिसाब से भी पिता की संपत्ति पर बेटी का उतना ही अधिकार होता है जितना बेटे का। हम तो बस अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं। देवेंद्र अपनी जगह पर बिल्कुल शांत बैठा रहा। उसके चेहरे पर न तो कोई क्रोध था और न ही कोई घबराहट। उसने अपनी बहन मालती की आंखों में देखा। उसे याद आ गए वो दिन जब वह और नंदिनी भूखे पेट सोते थे। तब इसी मालती ने कभी एक रोटी भी उन्हें नहीं पूछी थी। और आज जब घर में दौलत आ गई है तो यह अपने खून का रिश्ता लेकर आ गई। देवेंद्र ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही शांत स्वर में कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो मालती। तुम मेरी सगी बहन हो और पिताजी की संपत्ति पर तुम्हारा पूरा और बराबर का अधिकार है। आमी किसी का हक नहीं मारता। कल ही शहर के सबसे बड़े वकील साहब इस घर में आएंगे और सबके सामने मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा कानूनी हिस्सा सौंप दूंगा। यह सुनकर मालती और सुरेश की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा कि अब वे रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। नंदिनी चुपचाप आंसू बहा रही थी, लेकिन देवेंद्र ने उसे अपनी आंखों के इशारे से शांत रहने को कहा। दोस्तों, एक पति जब दिन रात मेहनत करता है तो उसके पीछे उसकी पत्नी का असीमित त्याग और मौन तपस्या होती है। जो इंसान बुरे वक्त में आपके साथ खड़ी दीछा नहीं था, उसे आपके अच्छे वक्त में हिस्सा मांगने का कोई अधिकार नहीं होता। क्या आपको लगता है कि देवेंद्र अपनी पत्नी के हक की कमाई इस लालची बहन को सौंप देगा? अगर आपके भीतर भी न्याय और सच्चाई का साथ देने वाली एक पवित्र आत्मा बसती है और आपको हमारी कहानियां जीवन का असली आईना लगती हैं, तो अभी हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ाव ही हमारी असली ताकत है, जो हमें समाज की इन कड़हावी सच्चाइयों को दुनिया के सामने लाने का साहस देता है। चलिए देखते हैं कि अगले दिन देवेंद्र ने अपनी बहन का घमंड कैसे तोड़ा। अगली सुबह हवेली के मुख्य कक्ष में फिर से सभी लोग एकत्रित हुए। मालती और सुरेश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने तो अपने मन में हिस्से में आने वाले रुपयों को खर्च करने की योजना भी बना ली थी। तभी काले कोट में देवेंद्र का वकील वहां पहुंचा। उसके हाथ में एक मोटी सी फाइल थी। देवेंद्र ने वकील से वह फाइल ली और चलकर अपनी बहन मालती के पास गया। उसने वह फाइल मालती के हाथों में थमाते हुए कहा, लो मालती, तुमने पिताजी की संपत्ति में अपना आधा हिस्सा मांगा था ना? इस फाइल में तुम्हारे हिस्से के सारे कानूनी दस्तावेज मौजूद हैं। बस नीचे तुम्हें अपने हस्ताक्षर करने हैं और सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। मालती ने कांपते हुए और उत्साहित हाथों से उस फाइल को खोला। सुरेश भी अपनी गर्दन निकालकर उन कागजों को देखने लगा। लेकिन जैसे जैसे वे दोनों उन कागजों को पढ़ते गए, उनके चेहरे का रंग उड़ता गया। उनकी आंखों में लालच की जगह एक गहरा खौफ छाने लगा। मालती हकलाते हुए बोली, भय भैया, ये क्या है? इसमें तो किसी हवेली या कारखाने के कागज नहीं है, ये तो मुकदमे और कर्जे के दस्तावेज हैं। देवेंद्र ने एक कड्डी डीएच और रौबदार आवाज में कहना शुरू किया, जो पूरे घर में गूंज उठी। हाँ मालती, बिल्कुल सही पढ़ा तुमने। तुमने पिताजी की संपत्ति में हिस्सा मांगा था, मेरी नहीं। पिताजी जब गुजरे थे तो वो अपने पीछे केवल एक पुरानी बंजर जमीन छोड़ कर गए थे, जिस पर आज भी सरकारी मुकदमा चल रहा है। और साथ में बाजार के उन साहूकारों का 20 लाख का कर्जा था।
ये जो करोद्धों का व्यापार और ये हवेली तुम देख रही हो, इसमें पिताजी का एक पैसा भी नहीं लगा है। इसे मैंने अपनी पत्नी नंदिनी के गहने बेचकर और 15 सालों तक अपने खून को पसीने में बदलकर खड्डा किया है। इस घर की एक एक ईंट में मेरी नंदिनी का त्याग बसा है। तुम्हारा कोई हक नहीं। देवेंद्र रुका नहीं। वह आगे बढ़ा और मालती की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुमने कहा था ना कि तुम इस घर की बेटी हो और तुम्हारा बराबर का अधिकार है। तो सुनो, पिताजी की असली संपत्ति वो बंजर जमीन और वो 20 लाख का कर्जा है। मैंने कानूनी रूप से उस कर्जे और उस मुकदमे को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया है। आज से पिताजी के उस 20 लाख के कर्जे में से 10 लाख का कर्जा तुम्हारा है, जिसे तुम्हें चुकाना होगा। और उस बंजर जमीन पर जो सरकारी मुकदमा चल रहा है, उसकी आधी पेशियों पर अब तुम और तुम्हारे पति सुरेश कोर्ट के धक्के खाएंगे। करो हस्ताक्षर और ले लो अपना कानूनी अधिकार। मालती के हाथों से वह फाइल छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। सुरेश के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुफ्त की दौलत के चक्कर में वे लोग कितने बड्ढे कानूनी दलदल में फंसने जा रहे थे। सुरेश घबराकर देवेंद्र के पैरों में गिर पद्दा और गिद्द गिद्दाते हुए बोला, नहीं देवेंद्र बाबू, हमें माफ कर दीजिए। हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। हम तो बहुत गरीब लोग हैं। हम ये 10 लाख का कर्जा कहां से चुकाएंगे? हमारे पास कोर्ट कचहरी के लिए कोई पैसा नहीं है। मालती भी फूट फूट कर रोने लगी। उसका सारा अहंकार, सारी अकद्दादाज उस फाइल के कागजों के नीचे दबकर चकनाचूर हो चुकी थी। वह नंदिनी के पास गई और उसके हाथ पगड़ाकर रोते हुए बोली, मुझे क्षमा कर दो भाभी, मेरे लालच ने मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी। मैं भूल गई थी कि जब भैया संघर्ष कर रहे थे, तब केवल तुम उनके साथ खद्दी थीं, मैं नहीं। मैं सच में बहुत अंधी हो गई थी। मुझे मेरी सजा मिल गई है। मैं आज ही अपने घर वापस जा रही हूं। हमें कोई संपत्ति नहीं चाहिए। देवेंद्र ने अपनी बहन को पीछे हटते हुए कहा, अधिकार केवल सुख और दौलत में नहीं मांगे जाते मालती। अगर परिवार की संपत्ति में हिस्सा चाहिए तो परिवार के संघर्ष और उनकी जिम्मेदारियों में भी हिस्सा लेना आना चाहिए। जो इंसान बुरे वक्त में पीठ दिखा जाए, वो अच्छे वक्त में हिस्सा मांगने का अधिकारी कभी नहीं हो सकता। उसी दिन मालती और उसका पति अपना सारा सामान बांधकर हमेशा हमेशा के लिए वहां से चले गए। हवेली में फिर से वही शांति और प्रेम लौट आया जिसकी असली हकदार नंदिनी थी। देवेंद्र ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि एक सच्चा पति हमेशा अपनी पत्नी के त्याग का सम्मान करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह बहुत ही अमूल्य सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। रिश्तों की डोर प्रेम और विश्वास से जुड़ी होती है, कागज के टुकड़ों और जायदाद से नहीं। जो पत्नी अपना घर परिवार छोड़ कर आपके संघर्ष में आपकी ढाल बनती है, आपकी सफलता की असली हकदार वही होती है। जो लोग केवल दौलत देखकर रिश्ते निभाते हैं, नियति उन्हें ऐसा सबक सिखाती है कि उनका सारा घमंड मिट्टी में मिल जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी भी तार को छेदा है, आपकी आंखों में नमी ला दी है और आपको जीवन का एक बहुत बद्धा सच दिखाया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और समर्थन ही वर्मा स्टोरीज की पहचान है और यही हमें समाज की इन सच्ची भावनाओं को आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। मिलते हैं ऐसी ही एक और प्रेरणादायक, सच्ची और भावुक कहानी के साथ। तब तक अपने रिश्तों का सम्मान करें, सच्चाई का साथ दें और खुश रहें। धन्यवाद।